इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेक्चर 6 जो कि है अपना इकोनॉमिक्स का सीडीएस इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, Yeah, came in 17. Damn. Give me my money. ठीक है, जिसमें हम टॉपिक क्या क्या हमारे पास इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन पॉवर्टी और अपना टैक्सेशन। इसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप अपना जो है इन्फ्लेशन है वो क्या होती है। तो इन्फ्लेशन है नॉर्मली अपने को पता भी है, महंगाई को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब मैं एक बात बता देता हूँ कि महंगाई अच्छी भी है और महंगाई बुरी भी है। महंगाई अच्छी कैसे सर और बुरी कैसे है? तो अच्छी कब होती है महंगाई? महंगाई अच्छी भी है अगर वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो। ठीक है, लेकिन अगर महंगाई एकदम से आगे एकदम से इंक्रीज हो जाए तो वो महंगाई बुरी है। ठीक है, जैसे कि पहले यहाँ पे तो इसमें दिखाया कि मैंने धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, इसमें क्या हुआ एकदम से इंक्रीज होगी, तो वही वाली चीज़ है। अगर एकदम से इंक्रीज हो रही तो महंगाई बुरी है। कैसे सर? अब देखो यहाँ पर मैंने ये कप का एग्जांपल दे रखा है जो कि है, पहले उसका प्राइस था भैया 1970 में 0.25। ठीक है, डॉलर के हिसाब से ये वैसे तो। ठीक है, फिर 1990 में सॉरी 1980 में 0.45 हो गया, 1990 में 0.75 हो गया, 2000 में मतलब पूरा एक हो गया, देन 2010 में 1.25 हो गया, देन अपना 2022 में 12 साल बाद देन अपना 1.85 हो गया। तो ये क्या है, ये 10-10 साल में इंक्रीज़ हुआ है इतना। ऐसा नहीं कि भैया एक साल बाद इतना इंक्रीज़ हो गया। तो ये महंगाई ठीक थी। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अपने को जैसे कि कोई चीज़ है, मान के चलो, जो कि है सिर्फ कितने रुपए की, आज मान के चलो वो चीज़ जो है आज 25 रुपये की है। ठीक है, कितने रुपए की है सर? 25 रुपये की कोई चीज़ अपने पास 25 रुपये की कोई चीज़ है। हाँ जी सर, अगर हम जाएं और उसका एक महीने बाद ही उसका प्राइस 26 रुपये हो जाए तो क्या आप इसको महंगाई बोलोगे? ये बिल्कुल महंगाई है। ठीक है, अपने को एक रेट बता देता हूँ मैं, 4% तक। 4% तक क्या सर? 4% तक जो महंगाई है वो कम मतलब इंक्रीज हो सकती है, 4% तक ये चलता है। मतलब कि अप टू 4% जो है महंगाई एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन अगर 4% से ज़्यादा जा रही है, +-2 इसमें रहता है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, पहले से ये कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा बट यहाँ पे मैं क्लियर करके चला हूँ उसको। तो अगर देखो इसको अगर हम परसेंटेज में निकाल लें तो परसेंटेज में ये 1 रुपया कितना हो गया, कितना परसेंट हो गया इसका? 1 रुपया बढ़ा है। ठीक है सर जी, 25 और अपना 100, तो ये 4% तो ये है। लेकिन ये कितने हैं? एक महीने बाद बोला मैंने, एक महीने बाद ही ये 26 रुपये हो गया। तो ये 4% महंगाई एक महीने के हिसाब से नहीं, एक साल के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है इसमें। क्या सर जी? 4 साल की जो ये मतलब 4% वाली जो महंगाई है वो कितने के हिसाब से होनी चाहिए? एक साल के हिसाब से। ठीक है, अगर 25 वाली चीज़ 26 रुपये की होती है लेकिन वो होती है एक साल में तो है ठीक। लेकिन अगर वो 26 रुपये की जो चीज़ वो हुई है, अगर वो एक महीने बाद ही हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये महंगाई का होता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। और अब आप बोलोगे कि सर महंगाई अच्छी कैसे थी? अच्छी होती है भैया, देखो अगर धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इससे अपने पता लगता है भैया जो अपनी देश की इकोनॉमी है वो ग्रोथ करी है, पॉजिटिव ग्रोथ पर है। ठीक है, तो इसलिए वो अच्छी होती है। और बुरी कब है सर? बुरी तो फिर अपने को पता ही है, सारी सिचुएशन आपको देखी भी होगी आपने। उसके बाद इन्फ्लेशन क्या चीज़ है सर? इन्फ्लेशन है सर जी परसिस्टेंस इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब मेन बात क्या है कि धीरे धीरे प्राइसेस इंक्रीज होना, वही क्या होगा, लगातार प्राइस इंक्रीज होना, वही बात होगी महंगाई। ठीक है, उसके बाद डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर, सीधी बात है। मतलब उसमें होता क्या है, अगर महंगाई हो जाएगी, अभी टमाटर का इशू हुआ था, टमाटर की वैल्यू बढ़ गई। हाँ जी सर, उसके बढ़ने से हुआ क्या, टमाटर की वैल्यू बढ़ने से लोगों ने टमाटर खरीदना बंद कर दिया क्योंकि उनकी इतनी पावर थी नहीं। जो मतलब कि 1 किलो पहले टमाटर ले रहे थे 50 रुपये में, अब वो 90 रुपये का होने की वजह से अभी उसको आधा किलो ही लेंगे, तो उनकी परचेजिंग पावर क्या होगी, घट गई। तो परचेजिंग पावर घटना, तो इससे पता लगता है कि भैया जो इन्फ्लेशन आती है वो क्या कर सकती है, तो परचेजिंग पावर को घटा देती है। डिफ्लेशन क्या सर? डिफ्लेशन एकदम उसका उल्टा है। डिफ्लेशन क्या है? एकदम उल्टा है किस चीज़ का सर? इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो डिफ्लेशन के बारे में, कंसिस्टेंट डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको।
अभी आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है जो कि पूरा डिटेल में और टोटली मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है, तो आपको ये पता भी होगा, तो इस पर मैं टाइम नहीं लगाने वाला। फिजिकल पॉलिसी बता रखा, उसमें आरबीआई का एक एक्ट है जो कि 1934 वाला, तो उसमें उसके अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में बात हुई है, वही यहाँ पे बताया हुआ बस, ठीक है। ओके सर। उसके बाद रेट ऑफ इन्फ्लेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ±4% वाले उस टाइप से चीज़ें होती हैं। अब आती है इन्फ्लेशन की टाइप आ गई है, ठीक है। इन्फ्लेशन के क्या आ गए? टाइप के अंदर सर जी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या सर जी? डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, मतलब कि सीधी बात है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन सप्लाई क्या है? सप्लाई लो है भैया। सप्लाई क्या है? लो है। किससे? डिमांड से। यहाँ पे लिख लेना, सप्लाई इज़ लो, देन आएगा यहाँ पे देन डिमांड, ठीक है। जैसे कि अपने पास क्या था भैया, 1000 टीवी का अपने पास कोई ऑर्डर आया, ठीक है सर, लेकिन फैक्ट्री वाले बना पाए सिर्फ 100 ही टीवी। अब जो वो 100 टीवी थे, मान के चलो जो पहले एक टीवी था इसके अंदर, 1000 टीवी जब बने थे तो सिर्फ था अपने मतलब 3000 का था, मान ले 3000 3200 का था लगा के चलो, ठीक है। लेकिन जब वो 100 ही टीवी बने तो क्या पता वो एक टीवी को 4000 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अगर उसको इतने में बेचना स्टार्ट कर दें, देखो तो 800 रुपये एक चीज़ के बढ़ जाना बहुत ज़्यादा हो गया वो, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन आप समझ भी गए होंगे कितनी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से होती है डिमांड एंड पुल इन्फ्लेशन, मतलब कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं, तो उसकी मतलब कि इंक्रीज़ होगी वैल्यू। उसके बाद आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब कि उसको कॉस्ट को धक्के से पुश किया गया। तो कैसे याद रखेंगे इसको? सीधी सीधी बात है, इसमें आएगा रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें। रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि मान के चलो अपने पास एक फ्रूटी है, ठीक है, उसको बनाने में जो जो भी रॉ मटेरियल लगता है, जैसे मैंगो वगैरह हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो लगते हैं। अब मान के चलो मैंगो के ही जो है दाम बढ़ जाए, ठीक है, मैंगो के दाम इंक्रीज़ हो गए, तो फ्रूटी की तो अपने आप होंगे ना। तो ये हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन द वेजेज, अब इसके अंदर वेजेस भी मतलब कि बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे कि मान के चलो अपने पास कोई बंदा था जो कि अपने पास काम करता है, उसकी 20,000 रुपये सैलरी थी, ठीक है, किसी फैक्ट्री में उसकी 20,000 रुपये सैलरी है पर मंथ, ठीक है सर। लेकिन अभी महंगाई आ रही है, तो मतलब सीधी बात है वो क्या करें, अभी धीरे धीरे अगर वो है तो उसकी 25,000 सैलरी भी होगी, ठीक है। ओके सर। अब जो ये मतलब कि उसकी सैलरी में इजाफा हुआ, ये इसी की वजह से हो रहा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, इसमें वेजेस भी इंक्रीज होंगी। अब 25,000 जो हो गया है, इतना गैप हो गया है, तो इसको कवर कहाँ से किया जाएगा? इसको कवर किया जाएगा प्रोडक्ट के प्राइस से। मतलब कि सीधी सी बात क्या है, फैक्ट्री का जो मालिक होगा वो उसके प्राइस को इंक्रीज़ करेगा थोड़ा, ताकि वो अपना प्रॉफिट दोबारा से कमा सके उतना ही। तो जितने 5,000 रुपये इसकी मतलब इसकी सैलरी में गए हैं ना, तो उनको कवरअप करने के लिए वो उसके प्राइस इंक्रीज़ होंगे, तो इस हिसाब से भी इनके प्राइस इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है सर। देन अपना आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन अपने लिए ठीक होती है, अच्छी है और एसेंशियल भी है, ज़रूरी भी है। ज़रूरी कैसे सर? ज़रूरी तो अपने आप ही मैंने बता दिया था कि ग्रोथ तभी होगी इकोनॉमी की अगर इन्फ्लेशन है, और धीरे धीरे इन्फ्लेशन है तो अच्छी बात है, एकदम से इन्फ्लेशन है तो गलत बात है। तो अपने पास क्रीपिंग इन्फ्लेशन वही चीज़ आ गई। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है? तो इफ़ द रेट ऑफ, यहाँ पे लिख भी रखा है, इफ़ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ लो अप टू 4% पर ईयर, मतलब कि 4% तक हैं तो ठीक है, +-2 भी होता है, वो भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, मतलब 6% तक जा सकती है या तो 2% तक रह सकती हैं। इतनी इन्फ्लेशन है तो ठीक है, लेकिन अगर इनसे ज़्यादा है इनसे कम है तो वो ख़राब सिचुएशन लाएंगी। कैसे कैसे आएंगी वो आगे हम देख लेंगे। ये सेफ भी है और एसेंशियल भी है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और जॉब्स क्रिएशन भी होती रहे, ठीक है। अगर महंगाई नहीं होगी, वैसे जॉब्स क्रिएशन कैसे होती है मैं वो समझा देता हूँ, ये बार बार मैं एग्जांपल लेके चलूँगा आगे कि क्या सीन होता है सर, ये तो मैं बताओ, तो देख लेते एक बार इसको भी। हाँ, जैसे कि मान के चलो अपने पास क्या है, अगर मैं मतलब महंगाई आ रही है तो क्या हो रहा है सर? इन्फ्लेशन आ रही है, हाँ जी सर, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो मतलब कि वहाँ पे डिमांड भी मान के चलो किसी चीज़ की बढ़ रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन है और डिमांड भी है, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा सर, ठीक बात है सर, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या हुआ सर? प्रोडक्शन इंक्रीज होने से हुआ भैया जी, उसके लिए अपने को क्या करने पड़े? बंदे हायर करने पड़े, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वेजेस पे बंदे तो हायर करने पड़ेंगे। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और उन बंदों को जॉब्स भी मिली, तो इससे क्या हुआ? जॉब्स क्रिएशन भी होती हैं, ठीक है, जॉब्स क्या हुई? क्रिएट हुई। तो ये भी बात समझ में आ गई सर, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी जगह पे आगे यूज़ भी होगा, तो इसको कृपया ध्यान रखें।
देन अपना आते हैं आगे। अब आ गया वर्किंग इन्फ्लेशन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड है एक दूसरे से। तो वर्किंग इन्फ्लेशन या तो टोटिंग इन्फ्लेशन भी हम ट्रोटिंग इन्फ्लेशन सॉरी इसको हम बोलते हैं। पीपल स्टोर कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ क्या होती है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें अपने पास क्या होते हैं 4 से 9% तक पर ईयर रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहता है। और यहाँ पर क्या होते हैं लोग जो है सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं कमोडिटीज़ को। सप्लाई फेल हो जाती है और डिमांड बढ़ी रहती है, तो ये वाली होगी। उसके बाद आता है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन में क्या होगा, अब 2 डिजिट में इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है भैया, मतलब कि 10 से 20% के ऊपर इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है पर ईयर। ठीक है, ओके सर। इसमें गोल्ड वगैरह में सेव करना बेटर रहता है, इसलिए गोल्ड में सेव करें कभी भी अगर आप सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, ये चीज़ें बोली जाती हैं कि भैया पैसे में इन्वेस्ट करे हो तो वो गलत चीज़ है। पैसे में इन्वेस्ट करने से अच्छा है अपना किस में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में, क्योंकि पैसे की वैल्यू तो उतनी रहती है लेकिन गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, ओके सर। अब अपना आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन कौन सा आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेट हो जाएंगे 20 या 20 से ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि 30 हो गया या 35 हो गया या तो 40 हो गया, इतने रेट ऑफ इन्फ्लेशन तक भी पहुंच जाती है तो वो होगी गैलोपिंग। गैलोपिंग किस चीज़ से रिलेटेड होता है, हॉर्स से रिलेटेड है। ठीक है, अगर कभी सर्च करो मीनिंग तो मतलब जो घोड़ा कूदता है उस चीज़ को बोलते हैं आई थिंक सो, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, अब अपने पास है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में तो बिल्कुल ही बुरी हालत है भैया, बिल्कुल बुरी हालत। क्या सर जी, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं सारी, जो भी प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मोर देन 50% पर मंथ। ऐसा है जैसे कि मान के चलो कोई चीज़ है 250 रुपये की, ठीक है सर, 250 की नहीं, मान के चलो तुम कोई 100 रुपये की चीज़ है उससे ही समझ लेते हैं। हाँ सर, 100 रुपये की चीज़ है, ओके सर। देन उसमें हमने क्या किया सर, 100 रुपये की चीज़ में अपने पास 1 मंथ बाद वो कितने की होगी अपने को, 1 मंथ बाद कितने की होगी अपने को 50% से भी ज़्यादा इजाफा, तो मतलब कि वो कितने की होगी 175 रुपये की। ठीक है, 100 रुपये नहीं बढ़े, उसके 75 रुपये बढ़ गए सीधे 1 महीने बाद ही, तो वो परसेंटेज देखो 75% मतलब कि इन्फ्लेशन है, तो वो वाली कंडीशन होगी। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। ओवरनाइट प्राइसेस इसमें इंक्रीज हो रहे हैं, अब 75 1 मंथ में है तो ओवरनाइट भी तो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा, तभी तो 75 हो गए 1 मंथ में। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन भैया एकदम उल्टा है इन्फ्लेशन का, और ये भी कंडीशन ये मत सोचो कि भैया महंगाई घट रही है तो अच्छी बात है, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। महंगाई घटना भी यहाँ पर अगर ग्रोथ है महंगाई में, धीरे धीरे ग्रोथ है तो ही अच्छी है, डिफ्लेशन भी ख़राब होती है। ठीक है, इनवर्स ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट फॉल्स अब बिलो 0%। अगर मतलब कि देखो आगे एक ग्राफ होगा उसमें आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं डिफ्लेशन क्या चीज़ है डिसइन्फ्लेशन के साथ। अब देखो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आएंगे, एक इन्फ्लेशन का, एक डिफ्लेशन का, ये रहे इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, तो ये हम तीनों समझेंगे। पहले तो बात है डिसइन्फ्लेशन है क्या, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था अपना मान के चलो 4% तक है, हाँ जैसे 4% से अपना 2% पर आ गया, तो ये जो डिक्रीज़ था इसी को हमने बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है सर, लेकिन अगर अपना 2% से भी डिक्रीज़ होकर कहाँ पर चला जाए, सीधा ही बिल्कुल मतलब कि -1%, मतलब कि वो प्राइस घटने स्टार्ट हो जाएं, बिल्कुल ही 0% से भी नीचे चले जाएं, तो वो कौन सी होगी, वो हो गया डिफ्लेशन। ठीक है, ये ग्राफ से समझ लेते हैं। ग्राफ में क्या सर जी, पहले प्राइसेस धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे थे, ठीक है सर, देन अपने क्या हुआ भाई साहब, डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो गए। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। डिक्रीज़ हुए डिसइन्फ्लेशन के अंदर, लेकिन नेगेटिव नहीं हुए। डिसइन्फ्लेशन के अंदर क्या भैया, मान के चलो पहले 4% से इंक्रीज़ हो रहे थे प्राइसेस, लेकिन अब भी इंक्रीज़ तो होंगे, बस मान के चलो वो कम इंक्रीज़ होंगे, 2% से इंक्रीज़ हो रहे हैं। बट डिफ्लेशन के अंदर क्या होगा, डिफ्लेशन के अंदर हमेशा डिक्रीज़ ही होंगे, नेगेटिव के अंदर ही जाते रहेंगे, तो वो क्या होगा डिफ्लेशन। समझ में आ गया होगा, आई होप सो आया हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन क्या सर जी, ऐसी कंडीशन है जिसमें स्लो ग्रोथ होगी और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी और क्या होगा, हाई इन्फ्लेशन होगी। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं तो सब समझ जाओ कि भैया बंदे की या फिर जो भी देश है उसके लगने वाले बहुत अच्छे वाले। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन बहुत ही ख़राब चीज़ है। ठीक है सर, समझ में आ गया। देन अपना आता है भैया जी बोटल नेक इन्फ्लेशन। अभी ये इन्फ्लेशन के टाइप्स ही चल रहे हैं पूरी तरह से, तो बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या है, थोड़ा स्पीड अप और करते हैं। तो सीधी बात है, इसमें क्या हो जाती है, सप्लाई जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा गिर जाती है, जैसे कि अपना यूक्रेन के अंदर हुआ था।
क्या हुआ, जैसे यूक्रेन से अभी इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं, मेडिसिन्स लेके आते थे, बहुत सारी मेडिसिन्स थी लेके आते थे, लेकिन वो किसी कारण से यूक्रेन सप्लाई कर नहीं पा रहा था, डिमांड उसकी उतनी थी। ठीक है, डिमांड उसकी उतनी थी तो सीधी बात है वो मतलब कि अभी डिमांड तो है लेकिन वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगी, बोटल नेक इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके सर। देन अपना आता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या भैया जी, रिफ्लेशन है मतलब कि सीधी सीधी बात है, महंगाई को धीरे धीरे से वापस लाने के लिए थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि भैया बहुत ज़्यादा। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है भैया, पैसा मार्केट में डालते हैं, क्या है, पैसा जो है कहाँ पे डालते हैं, मार्केट के अंदर पैसा डालने के लिए ये चीज़ें अपनाई जाती हैं। ठीक है, मार्केट में पैसा ख़त्म हो चुका है, अब उसके अंदर पैसा डालना है, तो कैसे डालेंगे ताकि दोबारा से पैसे की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जा सके, सॉरी पैसा बोल रहा हूँ मैं, रुपये की वैल्यू को बार बार इंक्रीज़ किया जा सके, रुपया या फिर कोई भी देश है उसकी करेंसी को इंक्रीज़ किया जा सके, तो वो रिफ्लेशन के लिए यूज़ करता है। ठीक है, रिफ्लेशन के अंदर कैसे, टैक्स को लोअर कर देंगे, लोअर इंटरेस्ट रेट दे देंगे, इंक्रीज द मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे, इन्वेस्टिंग इन द लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये मैं थोड़ा सा इनके बारे में एक्सपेंड कर दे मतलब समझा देता हूँ एक्सप्लेन करके। जैसे कि अभी मान के चलो एक बंदा है, उसको पर ईयर 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है, 2 लाख मान लो, 5 लाख मान लो, 5 लाख मान लो, यहाँ पे लाख है। ठीक है, 5 लाख रुपए उसको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। अभी क्या हुआ, उस बंदे को सिर्फ सरकार ने क्या किया, टैक्स को कम कर दिया, उसको 2.5 लाख ही टैक्स भरना पड़ रहा है। ठीक है, 2.5 लाख ही सिर्फ क्या भरना पड़ रहा है, टैक्स भरना पड़ रहा है। तो बाकी के जो 2.5 लाख बचे हैं वो क्या करेगा, उनको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं तो लगाएगा, तो वो क्या करेगा, मार्केट में ही तो लगाएगा। तो मार्केट में पैसा इंक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ, तो इस हिसाब से मार्केट में पैसा इंक्रीज़ हो गया। रेट इंटरेस्ट को कम करने से भी क्या हो रहा है, रेट इंटरेस्ट को भी कम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे, ये अगर नहीं पता है तो ये बैंकिंग वाला जो था वो अच्छे से देखो, उसके अंदर आपको मज़े में समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो रेट इंटरेस्ट कम करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लोन लेने के लिए इच्छुक होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लोन लेंगे तो क्या होगा, मार्केट में पैसा, अभी वो लोन किस लिए लिया है, कहीं पर मतलब कि इन्वेस्ट करने के लिए लिया है, तो इस हिसाब से भी होगा। सरकार अपनी तरफ से भी मतलब कि एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर देती हैं, जो लार्ज कैपिटल्स हैं, और मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना सरकार के ही हाथ में होता है, वो वाली चीज़ आपको पता ही होगी। ठीक है, आरबीआई वाला बैंकिंग वाला जो है वो काफ़ी अच्छे से देख लेना। ओपन इन्फ्लेशन है, ये भी काफ़ी ख़राब सिचुएशन है भैया। इसके अंदर सीधी सीधी बात है, अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि एमआरपी वाला सिस्टम है, एमआरपी मिनिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, ये यही होता है, हाँ जी सर, मिनिमम रिटेल प्राइस ये है। ठीक है, अब इसके अंदर चीज़ें क्या क्या होती है सर जी, यहाँ पर क्या है, सरकार एक वैल्यू को जो है डिफाइन मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको कांस्टेंट रखती है कि भैया इतनी से तो होना ही होना चाहिए, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा जा रही है तो दिक्कत है। ठीक है, इतना रखने का है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। लेकिन क्या होती है, जिन सरकारों, जिन देशों में या फिर जिन भी कंट्रीज़ में अगर गवर्नमेंट कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखती है, मेजर मतलब प्राइसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर कैसी कंडीशन आएगी, ओपन इन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ओके सर, उसके बाद है फिलिप्स कर्व। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया जी, फिलिप्स कर्व किस किस चीज़ के बारे में रिलेशन देती हैं, तो ये थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट लग सकता है आपको, बट ठीक है समझ में आ जाएगा अपने को। मतलब कि फिलिप्स कर्व होती क्या है, तो ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन और किस चीज़ के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके मतलब हाँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में इन्वर्स रिलेशन बताती हैं। जैसे कि मतलब कि अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, हाँ जी सर, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इनके बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है भैया। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया ये बात भी। तो ये इन्वर्स रिलेशन है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन ये बात सही है। ठीक है, ओके सर, मतलब कि अगर महंगाई बढ़ रही है, अभी यही वाली बात है, महंगाई बढ़ रही है तो भैया डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने वो समझाया था पहले ही। ठीक है, तो उस चीज़ से आप इसको ज़रूर रिलेट कर लेना। क्या हुआ, महंगाई बढ़ी, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ दोबारा से, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट जो या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई या तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्लो में सुन सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद आते हैं भैया जी, अब इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट किस चीज़ पर कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहला सेविंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है भैया जी, सेविंग जो है शॉर्ट टर्म में तो सेविंग जो है इंक्रीज हो जाती है। मान के चलो महंगाई आ गई तो घर वाले क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत सामान बचा के रखो क्योंकि आगे काम आ सकता है। ठीक है, महंगाई अगर थोड़ी देर के लिए है तो सही है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा लंबी महंगाई चल जाए तो दिक्कत कर सकती है। ठीक है,
ओके सर। शॉर्ट टर्म में क्या हो गया, सेविंग इंक्रीज होगी, समझ में आ गया, घर वाले बोलते भैया सेव करो सेव करो। लेकिन अगर वो महंगाई चलती ही रही, मान ले 2-3 साल चलती रही महंगाई, तो क्या हुआ, अब वो सेविंग्स तो पैसे तो उनके पास उतने ही आ रहे हैं, हाँ जी सर। तो लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, जो उनकी सेविंग्स थी वो भी क्या होंगी, वो निकालना स्टार्ट कर देंगे, ताकि अपना घर तो चलाना है ना। तो लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, सेविंग्स डिक्रीज हो जाएंगी, समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद लोन देने वालों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉरी लैंडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लैंडिंग के ऊपर देखो, अगर शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट्स अवेलेबल होते हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म में आपको लोन मिल जाएगा, जब महंगाई स्टार्ट हुई है थोड़ी देर के लिए है, मतलब थोड़ी समय के लिए महंगाई है, तो आपको लोन्स मिल सकते हैं उस टाइम तक। लेकिन जब बाद में अगर लॉन्ग टर्म महंगाई चल गई, तो सीधी बात है उसमें रेट जो हो जाएंगे वो हाई हो जाएंगी, ठीक है। ओके सर जी। इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी यही फ़र्क पड़ता भी है, शॉर्ट टर्म में तो इंक्रीज हो जाएंगी सेविंग्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो डिक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। कोई बंदा फैक्ट्री लगा रहा है, फैक्ट्री मतलब वहाँ पर डिमांड थी, इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या थी, डिमांड थी, और डिमांड होने की वजह से क्या किया बंदे ने, फैक्ट्री लगा दी, ठीक है सर। बंदे ने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाने से क्या हुआ सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से क्या हुआ सर, प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर तो इन्फ्लेशन की वजह से घट चुकी है, क्या हो चुकी है, परचेजिंग पावर जो थी लोगों की, सॉरी लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, हाँ जी सर। परचेजिंग पावर डिक्रीज है तो जो फैक्ट्री में बना सामान है वो ख़राब ही होगा, इस वजह से मतलब लॉन्ग टर्म में वो क्या होगी, वो इन्वेस्टमेंट भी ख़राब ही होगी, मतलब कि वो फैक्ट्री बंद होने की कगार पर पहुँच जाएगी, ठीक है। देन अपने पास आता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, उसी चीज़ से है। तो फैक्ट्री वाले बाद में क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनको ले ऑफ स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ले ऑफ होने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने ले ऑफ किए भी थे, ठीक है। ले ऑफ अलग चीज़ है वैसे, मतलब उनको निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डेटर्स के ऊपर मतलब जो अपने लेनदार होते हैं, जो कि लेते हैं, क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स टू डेटर्स, उनको मतलब कि फ़ायदा ही होता है, जैसे कि मान के चलो फ़ायदा कैसे होता है सर, ये भी बता दो अब। कोई बंदा है जिसको मान ले मैंने 2020 में कितने रुपए दे दिए, 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अभी ये मैंने दे तो दिए उसको, और वो 2022 में मेरे को वापस कर रहा है, 2022 में अगर इन्फ्लेशन आ गई, ठीक है, अभी वो उसको पैसे कितने वापस करेगा, वो मेरे को 5,000 ही वापस करेगा, हाँ जी सर 5,000 ही वापस करे उसने तो। अब वो 5,000 की वैल्यू अब इन्फ्लेशन के हिसाब से तो कम होगी ना, अब उसकी वैल्यू तो 4,000 ही है सारी। अब दिए तो उसने इतने ही हैं, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होगी अब, क्योंकि इन्फ्लेशन है, और मेरे को तो फिर घाटा ही हुआ ना भैया, क्योंकि मेरे को तो उस वैल्यू के हिसाब से तो पैसा नहीं मिला है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या होती है, डेटर्स के लिए फ़ायदा होता है, और जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो लेनदार थे, मतलब सॉरी जो देनदार थे जिन्होंने दिया थे जैसे कि मैंने, तो वो क्या हो गए, वो सफ़र करते हैं। देन उसके बाद आता है मेजरिंग ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है, तो इसके दो प्राइस इंडेक्स होते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, तो वो हम समझ लेते हैं थोड़ा। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या होगा भैया जी, जैसे कि अपने पास कोई सामान था, फैक्ट्री से लेकर डायरेक्ट गोडाउन तक जाने में उसके प्राइसेस पहले थे, मान के चलो कोई चीज़ है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन के मान ली पहले प्राइस 10,000 रुपये थे, ठीक है, एक महीने पहले, ठीक है। अभी वो क्या होगा, फैक्ट्री में जब वो भेज रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, अब वो एक महीने बाद प्राइसेस कितने हो गए, एक मतलब 11,000 बढ़ गए, 11,000 हो गए सॉरी, तो 1,000 रुपये बढ़ गए हैं उस चीज़ के। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके प्राइस कहाँ से कहाँ तक बढ़े, फैक्ट्री से गोडाउन तक जाने में, होलसेल में बेच रहे थे वो, तो होलसेल में प्राइस इंडेक्स हो गई, मतलब प्राइस इंक्रीज़ हो गई सॉरी। तो वो चीज़ प्राइस का इंक्रीज़ होना वो क्या करता है, विद इन ए मंथ की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ओके सर, ये मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ। मंथली रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, इनके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है मंथली, ये ध्यान रखना है। प्राइस जो इंक्रीज होते हैं सिर्फ फैक्ट्री से गोडाउन तक जाने में, होलसेल में सामान बेचा जाता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद ये 697 क्या सर जी, ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, और अगर इनमें अगर बार बार ऐसे इजाफा हो रहा है तो ये पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस लाने के लिए मतलब कि बाध्य कर सकते हैं अपने को, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है इस चीज़ से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा यूज़फुल हैं, और ज़्यादा ही मतलब कि डिमांड भी रहती है इनकी, ज़्यादा यूज़ भी की जाती है इनकी। अगर इनके प्राइस इंडेक्स मतलब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन तो आएगी आएगी, बहुत ज़्यादा आ गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है सर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी जी सिर्फ कंज्यूमर के बेस पर, मतलब कि जैसे कि देखो मैं बता देता हूँ, कोई बंदा है, मान के चलो वो मैं ही हूँ, मान के चलो मैं दुकान से 22 रुपये किलो के हिसाब से क्या लाता हूँ अपने पास, मतलब कि मैं 1 साल पहले लेके आया था 22 किलो, सॉरी 1 साल पहले मैं लेके आया क्या, चीनी लेके आया 22 रुपये
पर केजी के हिसाब से मैं लेके आया। हाँ जी सर, 1 साल पहले। अभी वो 6 महीने पहले मैं दोबारा लेके आया तो वो मेरे को 25 रुपये किलो मिली। कहाँ से मिली? दुकान से। तो जो स्टोर वाला था, स्टोर कीपर था, उसे मेरे को क्या मिली? कंज्यूमर हूँ मैं तो, ठीक है। तो स्टोर वाले से कंज्यूमर को कितने रुपए बढ़ गए? तो वो वाली चीज़ कहाँ पे देखी जाती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। मतलब क्या है, जो दुकानदार हैं, आपके भी आसपास में दुकानदार तो होंगे ही होंगे। हाँ जी सर। तो वो जो दुकानदार से लेके अपने हम कंज्यूमर्स तक जितना प्राइस इंक्रीज होता है तो वहाँ पर जो मापा जाता है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिकवरी। रिकवरी की भी टाइप्स हैं भैया, अलग अलग टाइप्स हैं। तो रिकवरी की इतनी सारी टाइप्स है तो हम ये भी देख लेते हैं। तो ये वाले बस इनके नाम याद रखूँ, वी शेप, यू शेप, जेड शेप, WL एंड शूस, ठीक है। इनके ग्राफ थोड़े याद रखने हैं और किससे क्या चीज़ इंक्रीज होती है, कौन सी ज़्यादा तेज़, किससे ज़्यादा तेज़ है, वो वाली चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वो मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख रखी है सारी, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। देखो ये रही, ये वी शेप होगी, ठीक है, ये यू शेप होगी। अब ये वाली जो है ये वाली से ज़्यादा तेज़ है, मतलब कि वी शेप रिकवरी जो है काफ़ी ज़्यादा है यू से। इकोनॉमी रिकवर्स बट एक्टिवली परमानेंटली मतलब एक्टिविटी परमानेंटली लॉस्ट। तो सीधी बात ये ध्यान रखो कि कौन सी ज़्यादा है, कितनी जल्दी है, कौन सी जल्दी रिकवर करती है, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। कौन सी शेप है, कैसे कैसे उनके ग्राफ हैं, तो इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। रिकवरी स्लोअर देन वी शेप, हाँ तो ये समझ में आ गया होगा भैया, ये जल्दी रिकवर करती है और ये वाली जो है यू शेप वाली है वो क्या करती है, लेट रिकवर कर पाती हैं, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। बाकी भी ऐसे ही हैं, तो ये थोड़े ध्यान रख लेना, याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। देन आता है अपना मनी सप्लाई के ऊपर। मनी सप्लाई क्या चीज़ है सर? मनी सप्लाई भी देख लेते हैं। अभी मनी सप्लाई क्या होती है वो हम थोड़ा देख लेते हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके, कुछ मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं, M1 M2 क्या हैं, वो वाली चीज़ें हम लोगों को देखनी है। मनी सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज द मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी विद द पब्लिक। सीधी बात है, पब्लिक के पैसे से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें कैलकुलेट होंगी पब्लिक के पैसे से रिलेटेड होंगी, ठीक है सर। इसमें गवर्नमेंट का और RBI का पैसा इंक्लूडेड नहीं है, तो मनी सप्लाई कौन सी होगी? सिर्फ पब्लिक का पैसे की बात हो रही है। उसके बाद आता है M1 क्या चीज़ है? M1 है नैरो मनी भी हम इसको बोलते हैं। तो क्या होगा इसके अंदर? सिर्फ करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक। डिपॉजिट मनी के अंदर कौन सी मनी आती है सर? 2 टाइप की मनी होती है कि भैया, एक तो डिमांड डिपॉजिट होता है, एक होता है टाइम डिपॉजिट, टाइम लाइबल डिपॉजिट भी होता है। तो टाइम लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि अपने पास है FDs होती हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? FDs होती हैं भैया, हाँ जी सर, ठीक है। तो जो FD होंगी वो वाली चीज़ें होगी सर, ठीक है। FD के अंदर क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हमने मतलब फिक्स ली है, वो क्या कर देते हैं, जैसे कि मान लें 3 साल के लिए FD करवाई, क्या है सर जी? FD करवाई कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब वो FD 3 साल तक फिक्स्ड है, फिक्स डिपॉजिट इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि 3 साल बाद ही आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप डिमांड करोगे जाते ही कल मेरे को पैसा दे दो, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेविंग अकाउंट्स में जो अपना डिपॉजिट्स होते हैं तो वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स में अंदर क्या होता है, जैसे कि हम कभी भी जाएंगे बैंक के पास, अपने को इतने पैसे चाहिए हैं, वो फॉर्म भरेंगे निकाल लेंगे, जो चेक वगैरह होता है वो भरेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। या तो हम ATM का यूज़ करके निकाल लेंगे, तो वो हो गया डिमांड डिपॉजिट अपना, ठीक है। उसके बाद आता है M2। M2 के जो भी M1 के अंदर थी वो सारी चीज़ें, प्लस सेविंग डिपॉजिट बाय द पोस्ट ऑफिस बैंक्स। पोस्ट ऑफिस जो होते हैं सारे वो सेविंग बैंक्स के तौर पर भी काम करते हैं, आपको पता भी होगा ऐसा, ठीक है। तो उनका मनी और M1 वो कंक्लूड कर लेंगे, या तो वो ऐड कर देते, तो वो हो गया अपना M2। देन अपना आता है M3। M3 हो गया अपना टाइम डिपॉजिट्स भी उसके अंदर इंक्लूड कर देते, बस M1 के अंदर क्या इंक्लूड कर लिया, FD जो थी अपनी वो वाली चीज़ भी अपने को अंदर इंक्लूड कर ली। उसके बाद है M1। M1 के अंदर क्या है, M3 को ऐड करना है, प्लस ओल्ड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। सीधी बात है, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह क्या बोलते हैं उनको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें, वो वाली चीज़ें हम इनको एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं, बस M3 और जो भी पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग बैंक्स के अंदर डिपॉजिट्स है वो वाली चीज़ें, ठीक है सर। MO आती है भैया, MO क्या सर जी? MO है, सीधी बात है, मनी रिजर्व है से रिलेटेड है ये, ठीक है। उसके अंदर करेंसी इन द सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। सीधी सीधी बात है, जो भी करेंसी सर्कुलेशन में चल रही है वो वाली चीज़ें, और बैंकर्स, RBI को बैंकर्स, बैंक ऑफ द बैंकर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है वहाँ पर जो SBI हो गया, या तो फिर अपना दूसरा कौन सा है, जो भी बैंक अपने ICICI
जो भी हैं ये HDFC हो गया, इन सभी का भी अकाउंट कहाँ पर होता है? RBI के अंदर होता है, इसलिए उसको बैंकर्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या करते हैं, बैंक अपना पैसा जमा करवाते हैं, तो वो वाली चीज़ होगी सर इंक्लूड। और जो भी अदर डिपॉजिट्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह, जो भी RBI के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सॉरी इंक्लूड नहीं होंगी, अदर डिपॉजिट्स हो जाएंगे, जो भी वहाँ पर गोल्ड वगैरह से हो गया, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया जी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। सॉरी, एक और चीज़ मैं इसके बारे में बता देता हूँ, तो इसको हम मनी रिजर्व से रिलेटेड है ये चीज़, इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है सर अनएम्प्लॉयमेंट? है भैया देखो, जैसे मान के चलो आपने देखे होंगे भैया, मैं गांव से हूँ तो मैं अपनी बता देता हूँ कि मैंने गांव में बहुत सारे लड़के देखे हैं जो कि मतलब कि काम तो करते नहीं हैं, कहीं पे जाते भी नहीं हैं, गांव में ही रहते हैं पूरा पूरा दिन, ठीक है। तो उनका काम करने का मन ही नहीं है, ठीक है। वो आराम से अपना बैठते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, काम तो क्या ही करते हैं, मतलब दिन भर बैठते हैं, उक्का उड़ाना जो भी करना वो करें हैं, ठीक है, पूरा दिन, वो वाली चीज़ होगी। और वो आराम से बैठ के अपने मज़े ले हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो चीज़, वो अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, मतलब वो अनएम्प्लॉयड है या नहीं है? सीधी सीधी बात है, वो अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं काम करना। जो बंदा मान के चलो, अभी कोई बंदा है मेरे जैसा ही, या फिर मतलब मेरा दोस्त है कोई, ठीक है, और वो चाहता है भैया काम करूँ मैं, वो घर पे नहीं बैठेगा, उसके एग्ज़ाम्स मान के चलो क्लियर नहीं हुए हैं, वो घर पे नहीं बैठा है, वो जाके मतलब कंपनियों में मतलब अपना रेज्यूमे दे रहा है, नौकरियाँ ढूंढ रहा है, ठीक है, और तब उसको नौकरी ना मिल रही हो तो वो अनएम्प्लॉयड होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट कब ओकर होती है, जब कोई पर्सन काम करना चाहता है, उसके लिए एक्टिवली सर्च भी कर रहा है, जा के कंपनी में ढूंढ रहा है, रिज्यूमे दे रहा, तो वो वाली होगी। उस बंदे को हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, जो कि अपने यहाँ पर मज़े ले रहे हैं बैठे बैठे, तो उनको हम अनएम्प्लॉयड बोल ही नहीं सकते, ठीक है। वो तो मज़े ही लेने दो उनको तो, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं, ये आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे, ध्यान से देख लेना बस, ठीक है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या भेजी, इट एग्जिस्ट व्हेन द इंडिविजुअल्स लॉस देयर जॉब्स एज ए रिजल्ट ऑफ द डाउन टर्म्स इन द एग्रीगेट डिमांड्स, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी ले ऑफ से रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है। जैसे अपना क्या था, हाँ, जो कोरोना आया था उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ये हो गया, ये टेस्ला हो गया, एडोबे हो गया, ये एडोबे तो उसके लिए है, PDF वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें हैं। हाँ जी सर, नेटफ्लिक्स का काफ़ी धंधा बढ़ गया था, प्राइम वीडियो का काफ़ी धंधा बढ़ गया था कोरोना के अंदर, क्योंकि सभी घर पे थे और सभी क्या था, फ़ोन ही देख रहे थे। तो उसके अंदर क्या होगा, सभी को कंटेंट देखना था, तो वो कंटेंट क्या मिला, इन चीज़ों में मिला, और वो कंटेंट बनाने में भी पैसा लगता वगैरह सारी चीज़ें थी। तो उसके अंदर क्या हुआ, नेटफ्लिक्स ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, वहाँ पर बहुत सारे बंदों की ज़रूरत पड़ने लगी। अब क्या हुआ, कोरोना बंद हुआ, सभी को अपने काम मिल गए, काम मिलने के बाद क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ से दोबारा से इंक्रीज होगी। नेटफ्लिक्स वाले क्या करेंगे, ले ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि जब भी डिमांड बढ़ी दोबारा से बंदे लगाए, जब भी डिमांड घटी दोबारा से बंदे हटा दिए, तो ये कैसी होगी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है जी स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, मिसमैच होता है बिटवीन द सर्कल, जो काम करने वाला उसकी स्किल के बीच में और जो जॉब है उसके बीच में, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भैया मेनली आपको देखी भी होगी, गांव में तो खासकर होती है, कि जो बंदे होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हाँ मतलब बंदे तो क्या हैं, हमारे अन्न देवता जो कि किसान, तो उनके लिए फुल रिस्पेक्ट है, ऐसे मतलब गलत मत बोलना, ठीक है। तो जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कोई फार्मर है, ठीक है, मान के चलो कोई दादाजी हैं, वो डेली मतलब कि जाते हैं खेत में जाते हैं, लेकिन डेली का काम तो वहाँ पर होता नहीं। जो सीजनल काम होता है, जैसे कि अभी गेहूँ कटेंगे, या फिर गेहूँ मतलब कि जब बोने होते हैं, मतलब कि जब उनको बोया जाता है, उनकी क्या बोलते हैं, बोया ही मान लो, शोइंग होती है, ठीक है। तब क्या होगा, तब तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, तब तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन वो लगाने के बाद, उसकी थोड़ी देखभाल करने के बाद फिर कुछ महीने के लिए वो खाली हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही होता है कि मान लो कुछ टाइम के लिए उनको काम मिल जाता है, बीच में कुछ टाइम खाली रहते हैं, फिर दोबारा से उनको काम मिल जाता है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली फार्मर से रिलेटेड है, ठीक है। ओके सर। और भी जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और कैसे हैं सर, और समझा देता हूँ। जैसे कि फायर क्रैकर्स वाले हैं, जैसे दिवाली के टाइम पर क्या होते हैं, फायर क्रैकर्स की ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी सर। अब फायर क्रैकर्स की जो कंपनी है, क्या वो मतलब जो फैक्ट्रीज हैं वो सारा साल तो चलती नहीं हैं, कब चलती हैं, दिवाली के टाइम पर सर। और कब चलती हैं,
वो चलती है सर जी ब्याह शादी के मौसम में, मतलब कि जब फेस्टिवल्स हो गए, या तो फिर हम क्या बोल सकते हैं मैरिज वगैरह के टाइम पर। ठीक है, जब मैरिज का मतलब सीजन चल रहा हो तो इन टाइम पर भी इनको काम मिल जाता है, जो भी बंदे होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी सीजनल के अंदर आ गया। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है, मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड दे एक्चुअली नीडेड। मोर पीपल, सीधी बात है यार, जितने बंदे चाहिए होते हैं नहीं, ये छुपी हुई बेरोजगारी के टाइप में है। ठीक है, जितने बंदे, मोर पीपल एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड, ये भी फार्मर से रिलेटेड ही होता है। जैसे कि खेतों में बंदे की जरूरत है, मान के चलो कोई खेत है जिसका प्रोडक्शन है, मतलब अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर। तो जैसे कि एक खेत है जिसके अंदर 10 बंदे लगे हुए हैं। ठीक है, 10 बंदे सॉरी, और उनमें से काम कितना को मिला हुआ, 10 के 10 काम कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, और उससे कोई प्रोडक्शन आ रही है, फिक्स्ड प्रोडक्शन आ रही है। ठीक है, इतने पैसे जनरेट हो रहे हैं वहाँ से, मतलब कि जो भी दान वगैरह है या फिर जो भी फसल है उनकी जनरेट हो रही है। अभी वहाँ पर 5 में से अगर हम 4 ही बंदे रख लें और प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, तो वो जो 6 बंदे थे ना, वो एक्स्ट्रा लगे हुए थे यहाँ पे। तो ये कैसे होगी, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? ओके सर। देन आता है नेक्स्ट अपने पास टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, पढ़ो बस, काम खत्म है इसका। ठीक है, पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब कि सीधी बात है, किसी फैक्ट्री के अंदर एक बंदे का काम था यहाँ से सामान उठा के दूसरी प्लेट पर रखना, दूसरी मतलब शिफ्ट पर रखना, ऐसा काम था। अभी वहाँ पर एक रोबोट लगा दिया, ठीक है, तो वो काम वो कर रहा है। ओके सर, तो वहाँ पर वो बंदे की ज़रूरत ख़त्म, तो इसलिए बंदा अनएम्प्लॉयड हो गया। उसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आता है सर जी, पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वाइल सर्चिंग फॉर ए न्यू जॉब, स्विचिंग द न्यू जॉब। सीधी सी बात है, कोई बंदा है जो कि ओल्ड जॉब में है, उसको न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया था उसने, वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो चुका, ठीक है सर, लेकिन उसको शिफ्ट करने मान के चलो 2-3 मंथ में अभी टाइम है, 2-3 मंथ क्या वो खाली है। तो इस टाइम में जब वो खाली है तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीधी बात है, तो क्वालिफिकेशन जब मैच ना करे जॉब से तो हो गया। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट होगी और क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये भी इसी चीज़ के रिलेटेड है। ठीक है, ओके सर। देन उसके बाद आता है भैया जी मिनिस्ट्री, एक वो जो मनरेगा है, काफ़ी ये कांग्रेस ने दी थी भैया, काफ़ी अच्छी, जो ये मतलब उनका क्या बोलते हैं, मनरेगा जो है अभी तक भी वो अपने मतलब प्रचार में करते हैं, यूज़ लेते हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लीमेंटेशंस रिपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर एक स्कीम लागू की गई थी कि भैया हम हर गांव में जाके, या फिर जो भी बंदे थे जिनको काम नहीं था, अनएम्प्लॉयड थे, उनको हम काम देंगे, 100 दिन का मिनिमम हम काम देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसके अंदर स्कीम थी, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा सारी चीज़ें। 2005 में रूरल डेवलपमेंट के लिए लगी थी। उसके बाद क्या है, एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वर्क दैट प्रोवाइडर्स गारंटीड वेज इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि 365 में से 100 दिन का काम मिलेगा और उन 100 दिन की दिहाड़ी मिलेगी, वेजेज होती है दिहाड़ी। ठीक है, तो वो मिलेगी। और एक और चीज़ थी, इसमें से 1/3 जो है वुमन होगी, और अगर मान ले 100 में से मतलब 15 दिन काम नहीं मिला तो उनके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इसके अंदर चीज़ें थी। उसके बाद आती है भैया पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है सर, पॉवर्टी तो आपको पता ही होगा, जो बंदे मतलब मिडिल क्लास तो नहीं कहूँगा मैं, पुअर हैं, पुअर बंदे, मिडिल क्लास बंदे जो हम पुअर होते ही नहीं भैया, पुअर हम है ही नहीं। बहुत सारे बंदे सोचते कि हम तो गरीब है गरीब है गरीब हैं, लेकिन वो रियलिटी में गरीब नहीं होते। ठीक है, गरीब बंदा कब कहलाएगा, सीधी बात है, जब वो मतलब कि कौन सी चीज़ें भी जो कि एसेंशियल नीड्स हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जो होती हैं, वो भी जब वो मुहैया ना करवा पाए तो वो पुअर माना जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके सर जी। इसके अंदर 2 टाइप की पॉवर्टी आती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर क्या सर जी, इनकम फॉल्स बिलो द लेवल रिक्वायर्ड टू सस्टेन द बेसिक स्टैंडर्ड फूड शेल्टर हाउसिंग। मतलब कि ये वाली चीज़ें भी ना मुहैया करवा पाते ना, तो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। उसके बाद आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मैं वैसे समझा देता हूँ, पर आप लेना वहाँ से। जैसे कि यहाँ पर कोई एक मतलब कि शहर है, ठीक है सर, यहाँ पर बहुत सारे बंदे रहते हैं, ठीक है, इन सब की इनकम कैसी है, इन सब की इनकम भैया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन सब की ये जो हैं बंदे, ये 1-1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ये ग्रीन वाले बंदे थे, ये वाले बंदे जो थे, ये कमा रहे 20 लाख, सॉरी 20 लाख रहा हूँ, 20,000 रुपये पर मंथ, 20K, 20,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। तो ये वैसे थोड़ी गरीब हैं,
गरीब तो ये है नहीं, रियलिटी में तो ये गरीब नहीं है, लेकिन जो ये बंदे हैं इनके हिसाब से जो ये गरीबी हो ना, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी होती है। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। देन चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के अंदर आते भैया जी एक होती है सिचुएशनल पॉवर्टी, फॉल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन्स बिकॉज ऑफ द सडन इवेंट्स। मतलब कि ये सीधे सीधा डायरेक्ट समझा देता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ। सिचुएशनल पॉवर्टी के अंदर क्या होता है भैया जी, एकदम से मान के चलो कोई बंदा था जिसका फैक्ट्री थी, बिजनेस था, अच्छा चल रहा था, और किसी रीजन की वजह से, जैसे कि मान लो कोरोना में किसी का बिजनेस ठप हो गया, तो वो क्या हुआ, सिचुएशनल था, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, दोबारा से उसका बिजनेस चल नहीं पाया, तो वो क्या हो गया, गरीब हो गया, और वो गरीब दोबारा से गरीबी रेखा से ऊपर उठ नहीं पा रहा है ईजिली, तो क्या होगा, सिचुएशनल पॉवर्टी होगी। अब पॉवर्टी लाइन क्या है सर जी, पॉवर्टी लाइन भैया जी एक लाइन डिसाइड कर दी गई थी, मतलब कि ऐसा मान सकते हो, जिससे ऊपर जिनकी इनकम है उनको हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर मानेंगे सालाना, और जिनकी इनकम उससे कम है सालाना, तो वो मतलब कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का आपने सुना भी होगा, बीपीएल, ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल के कार्ड्स बनते हैं, कोटा वगैरह मिलता है, तो मेरे को पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद भैया जी ये आप पढ़ लेना आराम से। अब आ गया भैया पूरा पूरा, मतलब कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, इसमें कुछ भी पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली कौन सी चीज़ें आ गई हैं, ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली याद रखनी हैं। ठीक है, फैक्ट्स हैं, मतलब ऐसा मान सकते हो आप इनको। ठीक है, तो ये मेनली आपको पढ़नी चाहिए, मैं बस थोड़ा बहुत बताऊंगा इनके बारे में। पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिया, पॉवर्टी को सबसे पहले एस्टिमेट किसने करना स्टार्ट किया था, दादा भाई नौरोजी थ्रू हिज बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया मेड द अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन। मतलब कि दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने उनकी बुक में डिस्कशन स्टार्ट किया था, और वहाँ पर सबसे पहली बार एस्टिमेट लगाया गया था पॉवर्टी लाइन का। ठीक है, 16 रुपये उससे 35 रुपये पर कैपिटा, पर मतलब पर कैपिटा इनकम जो थी पर ईयर, तो वो वाली देखी गई थी। इतनी अगर इनकम है तो मतलब कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, ऐसा माना जाता था। उसके बाद है 1860 से 67 और 1868 की बात है ये। राइस, फ्लोर, मटन एटसेट्रा, ये वाली चीज़ें भी मतलब कि इसके अंदर इनसे रिलेटेड उसको काउंट किया जाता था। ठीक है, मतलब कि ये वाली चीज़ों के जो वो मुहैया करवा पा रहे हैं, ऐसी वाली चीज़ें। ठीक है, उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमीशन कमेटी जो थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी अगर आपको नहीं पता है क्या करती क्या नहीं करती है, तो ये बहुत सारे पीछे वाले जो 5 लेक्चर हैं वो देख के आना, तो आपको पता लग जाए नेशनल प्लानिंग कमेटी कौन थी, क्या थी, सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये इकोनॉमी से रिलेटेड था पूरा। इसने क्या किया, 15 से 20 रुपये कर दिया पर मंथ। 1938 की बात है। 1944 में बॉम्बे प्लान आया, मैंने पूरे ये प्लान्स भी करवाए हैं। ठीक है, पूरे डिटेल में करवा रखे हैं, हर प्लान को डिटेल में करवाया गया है। उसके बाद तो 75 पर कैपिटा पर ईयर उसके अकॉर्डिंग कर दी गई थी। देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1962 में प्लानिंग कमीशन आ गया था, सेपरेट अर्बन। फिर इसने क्या किया, इसने भाई साहब जो भी अपने बंदे थे, उन्होंने अर्बन और रूरल को अलग अलग डिमांड्स पर, मतलब कि अलग अलग उनकी इनकम पर डिपेंड करवा दिया, डिपेंड नहीं करवा दिया, मतलब कि अलग अलग मेजर किया गया उनका, कि भैया अगर इतने रुपए से गांव में कम है तो वो गरीब होगा, अगर इतने रुपए से शहर में कम है तो वो गरीब होगा। ठीक है, तो 20 रुपये कर दिया गया था मतलब कि रूरल के लिए, और 25 रुपये कर दिया था अर्बन के लिए। उसके बाद 1971 के डाटा के अकॉर्डिंग भी VM धंधेकर एंड एन रथ 2200 इन्होंने कैलोरीज़ के हिसाब से डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया गया था। कैलोरीज़ क्या होती है वो आपको पता भी होगा। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कैलोरीज मतलब कि 2200 कैलोरीज जो थी, उन्होंने इसके हिसाब से बताना स्टार्ट कर दिया था भैया बंदा कितना, खान पान उसका कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उन चीज़ों से रिलेटेड अब चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक है अलग थी ये, यहाँ पे अलग आएगा AL, यहाँ पे ठीक कर लेना, अलग होगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं वाई के अलग जो थे बंदे थे जो कि इसका चेयरमैन वगैरह होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन लेवल, ये जो इन्होंने अलग कमेटी थी, इन्होंने जो भी मतलब कि पॉवर्टी लाइन को मेज़र किया था या फिर पॉवर्टी को मेज़र किया था, वो किस चीज़ से किया था, इन्होंने किया था भैया जी न्यूट्रिशन लेवल को देखकर, मतलब कि कितना बंदे को खाने को मिल रहा है, कितना उसका न्यूट्रिशन है, कितना उसका कुपोषित है या अच्छे से सुपोषित है, वो सारी चीज़ें अपने को देखनी थी। उसके बाद है लकड़वाला कमेटी, ये भी एक कमेटी आई थी, इन्होंने भी कैलोरीज कंजप्शन पर ही मेनली बताया था। स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस, मतलब कि इन्होंने क्या किया, हर स्टेट की अलग अलग पॉवर्टी लाइंस बना दी, इस टाइप से चीज़ें रिलेटेड थी। उसके बाद है तेंदुलकर कमेटी आई थी, अब ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, सुरेश तेंदुलकर थे कोई। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, शिफ्ट अवे फ्रॉम द कैलोरी बेस्ड, उन्होंने क्या किया, कैलोरी बेस्ड से तो हटा दिया और एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट के अंदर, मतलब यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन लेके आए थे। ठीक है,
प्राइस एडजस्टमेंट, प्राइस प्रोसीड्यूर, ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, एक एमआरपी था ये और एक एमआरपी जो वो मिनिमम रिटेल प्राइस वो अलग है, ठीक है। ओके सर, अब एमआरपी क्या है वो आगे आपको समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद है रंगारंजन कमेटी, रंगरंजन कमेटी, ये भी आई थी। इन्होंने श्री रंगरंजन जो जी थे, इन्होंने मतलब कि क्या क्या किया था वो देख लेते हैं। द कमेटी वाज सेट अप इन द बैकड्रॉप ऑफ द नेशनल आउटरीच ओवर द प्लानिंग कमीशन सजेस्टेड द पॉवर्टी लाइन ऑफ द 22, सीधी बात है, इन्होंने 22 रुपये रूरल एरियाज़ के लिए डिसाइड कर दिए थे। 2012 के आसपास की बात है ये, ठीक है। ओके सर जी, अभी उन्होंने क्या क्या था मेथडोलॉजी मेथडोलॉजी जो भी यूज़ की थी, मेथड क्या क्या यूज़ किए थे उन्होंने वो मैं बता देता हूँ। इट एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट लार्ज सर्वे ऑफ द हाउस होल्ड, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इन्होंने क्या क्या किया। सीधी बात है, ये पूरा नीचे वाला सारा इसी चीज़ से रिलेटेड है। घर पे गए, मतलब कि उन्होंने सर्वे करने स्टार्ट कर दिए। सर्वे कैसे किया सर? सर्वे किए थे उन्होंने, मतलब कि घर घर जाके बंदों से पूछना स्टार्ट कर दिया, भैया कितने बंदे हैं, क्या क्या काम करते हैं, कितने कितने उनकी एज है, कितना कितना उनका कंजप्शन है मंथली या फिर मतलब इस हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें कलेक्ट की। देन उन्होंने क्या किया था भैया, सर्वे किए थे और उस हिसाब से फिर उन्होंने मतलब कि पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया था। उन्होंने तीनों चीज़ ली थी इसके अंदर, कैलोरीज भी ली, ये भी लिया, प्रोटीन्स भी लिए और फैट भी लिए। और ये सारी चीज़ें आपको दिख भी रही होंगी, कितनी कैलोरी अर्बन के लिए थी, कितनी कैलोरी रूरल के लिए थी, कितने ग्राम उसके लिए प्रोटीन था रूरल के लिए, कितने अर्बन के लिए था, सारी चीज़ें नेक्स्ट आगे भी ऐसी हैं। उसके बाद है पॉवर्टी थ्रेशोल्ड, पॉवर्टी स्पेंडिंग बिलो, पर्सन स्पेंडिंग बिलो, मतलब फिर उन्होंने क्या थ्रेशोल्ड से रिलेटेड चीज़ आ गई, भैया जो बंदा इतना खर्च नहीं कर पा रहा है दिन के अंदर, सिटीज़ में और विलेज में अलग अलग, तो इसके अंदर वो चीज़ें आ गई थी, खर्च करने से रिलेटेड एक्सपेंडिचर उनका देखने लग गए थे, ठीक है सर जी। उसके बाद आता है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इसके अंदर क्या था भैया, इसके अंदर हम देख लेते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के अंदर मेनली इन्होंने क्या किया था, मेजर कंजप्शन होता 5 लो फ्रिक्वेंसी आइटम्स, मतलब कि जो लो फ्रिक्वेंसी मतलब जो ज़्यादा यूज़ वाले आइटम्स नहीं थे, ऐसे आइटम्स को इन्होंने मेज़र किया था, कंजप्शन देखा था उनका कितना कितना होता है वो वाली चीज़ें, ठीक है। और उनको देखा किस हिसाब से क्या था, उनको कई कई दिनों के हिसाब से देखा जाने लगा, मतलब कि ऐसे कौन से हैं जो 365 दिन तक यूज़ में एक बार ही ख़रीदने पर आ जाते हैं, 7-8 दिन में कौन से ख़त्म हो जाते हैं और 30 दिन में कौन से ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इस हिसाब से बांटा गया था। तो ये हो गया एमआरपी, ठीक है। जैसे कि अपने पास क्लोथिंग है, मान के चलो किसी ने कपड़ा ख़रीदा, वो ड्रेस जो है 1 साल तो चलाते हैं, गाँव में तो भैया चलाते हैं, शहर वाले तो मतलब कि क्या ही कहने, बदल भी सकते हैं, हो सकता है डेली बदलते हों, और हो सकता है शहरों में भी ऐसे बंदे हैं भैया जेन्युइनली कि जो मतलब नहीं खरीद पाते, तो दोनों टाइप के बंदे वहाँ पर भी होते हैं। एजुकेशन वाली चीज़ होगी, एजुकेशन के अंदर भी 1 साल में फ़ीस भर दी, देन उसको 1 साल बाद ही उसका खर्चा देना होता है, वो वाली चीज़ होगी। बुक्स होगी, बुक से रिलेटेड भी एक बार ख़रीद ली 1 साल तक चलेंगी, ठीक है। तो और फिर 7 डेज़ के अंदर कौन से आ गई, जैसे ऑयल हो गया, एग हो गया, फिश हो गई, ये वाली सारी चीज़ें होगी। 30 डेज़ में भी फ्यूल हो गया, लाइट, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद आ गया अपना लास्ट टॉपिक है टैक्सेशन के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर भी, और देन अपना बस फिर ख़त्म ही है ये, ठीक है। तो टैक्सेशन के अंदर क्या है भैया जी, टैक्स 2 टाइप के हैं, बाकी मैं थोड़ा ये बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ होती हैं। मैंडेटरी पेमेंट्स हैं कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड द कॉर्पोरेट्स बाय द गवर्नमेंट एंटिटी टू फंड द गवर्नमेंट एक्टिविटी। टैक्स होता क्या है वो बता रहा है, क्या है वो बताया हुआ है कि जो मैंडेटरी पेमेंट्स हैं, मतलब कि जो कंपलसरी हैं, सभी को करनी है और हर इंडिविजुअल से कलेक्ट की जाती हैं, वो हो सकता है मतलब कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के लिए भी की जा रही हो। वो क्यों की जाती हैं, ताकि जो गवर्नमेंट है अपना वो उसको फंड किया जा सके। फंड करना क्या होता है वो आपको पता भी होगा, ठीक है। उनको अपनी एक्टिविटी करने के लिए पैसा तो चाहिए होगा ना, तो वो एक्टिविटीज़ करने के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारा फंड टैक्स से, मतलब जो टैक्स भरते हैं उनसे बहुत सारा फंड कलेक्ट होता है भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी वो यहाँ पर आई थी, रेकमेंड द ड्यूटी ऑफ द पेइंग टैक्स टू एडिट द फंडामेंटल। इन्होंने वो किया था, मतलब कि एक जो अपने फंडामेंटल एक्ट्स नहीं होते हैं, मतलब कि 6 हैं या पता नहीं 7 हैं, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं फ़िलहाल। तो वो जो फंडामेंटल एक्ट से जो कोई स्वतंत्रता का हो गया, या फिर कहीं पर भी आने जाने का हो गया, या तो फिर क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे थे, ठीक है। तो वो वाले एक्ट के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, ये भी एक्ट ऐड करवा दिया कि भैया जो है टैक्स पे करना भी एक फंडामेंटल एक्ट होगा, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी होगी उनकी। तो ऐसा था, लेकिन बाद में ये हटा दिया गया था, ठीक है।
सो द ड्यूटी ऑफ पेइंग टैक्स इज़ नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, बाद में ये हटा दी गई थी ये चीज़, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस के टाइप कितने हैं, तो टैक्स के बाद दो टाइप हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स किसके अंदर आता है सर जी, सैलरी के अंदर आता है। जैसे अपने पास मान के चलो अब जो अग्निवीर थे, अग्निवीर तो छोड़ो, अग्निवीर की तो वैसे भी सैलरी बहुत कम है। अभी जैसे कोई भी बंदा है IPS है या IAFS जो भी हैं ये बंदे हैं, इनकी सैलरी है मान के चलो 56,000 कुछ है, ठीक है। उस 56,000 में से मान के चलो इनको 3,000 रुपये जो है, या 3,000 नहीं, मान के चलो 6,000 रुपये टैक्स भरना पड़ जाता है, ठीक है सर। सैलरी में से डायरेक्ट कट हो जाता है वो, ठीक है। तो हो गया डायरेक्ट टैक्स भर दिया उन्होंने। अब आ गया इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि हम सामान खरीद के लाते हैं, तो आपने देखा भी होगा इंक्लूसिव ऑफ द ओल्ड टैक्सेस, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कौन सा टैक्स इंक्लूड होता है, तो बहुत सारे टैक्स उसके अंदर सारे GST वगैरह सब इंक्लूड होके आता है, ठीक है। तो वो अलग है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी वो अपने को पे कब किया हमने, वो एक और बात है कि डायरेक्ट टैक्स को सिर्फ जिसको भरना है वही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स को वो आपके लिए कोई दूसरा भी पे कर सकता है। जैसे कि आपने कोई सामान मंगाया किसी से, वो उस बंदे ने पे कर दिया, ठीक है, तो वो बंदा दूसरा जाके पे कर सकता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स को अभी आप जाएंगे आपके लिए टैक्स किसी और को भरना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सैलरी वाला भी आपके लिए कोई और तो भरेगा नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में हो सकता है सामान कोई और आपके लिए ले आए, ठीक है। ओके देन अपने पास है जी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये प्रोविजंस मतलब ये सीधे आर्टिकल्स बता रखे हैं जिनके अंदर क्या क्या था इस चीज़ से रिलेटेड हैं, वो देख लेना आप, ठीक है, पढ़ लेना। नो टैक्स कैन बी इम्पोज और कलेक्टेड अदर देन द, सीधी बात है, जो भी गवर्नमेंटल बॉडी हो गया तो लॉ अथॉरिटी होगी उसी के द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है। कोई भी मान के चलो अब जो हफ्ता वसूल करता है वो गैर कानूनी इसीलिए होता है, आर्टिकल 265 को वो विलेट करता है, ठीक है ना। इसका वोलेशन करता है इसलिए वो क्या हो गया, वो अपराध होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 264 क्या है, 246 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग द टैक्सेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। मतलब कि कौन सा सेंटर, मतलब कि ये नहीं तो भैया इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो लगते हैं तो वो स्टेट के लिए अलग होते हैं और जो सेंटर होता है उसके लिए अलग होते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनके पावर, किसके पास ज़्यादा पावर होगी किसके पावर कम पावर होगी, तो वो आर्टिकल 246 बात करता है उसके बारे में। 73 और 74 जो है आर्टिकल हैं उनके अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स। तो इसके अंदर सीधी बात है संशोधन वाले एक्ट आते हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया। देन उसके बाद आता है GST के ऊपर बात आती है सर। तो GST मतलब ये कब लागू किया गया था, ये उस चीज़ के लिए लागू किया गया था जैसे क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि एक देश और एक टैक्स, इस चीज़ के ऊपर ये लागू किया गया था। यहाँ पे दिखा भी रखा है एस्टेब्लिश्ड बाय द, मतलब कि 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द लाइंस ऑफ वन नेशन वन टैक्स, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव हैव कंकरेंट पावर्स टू इम्प्लीमेंट द GST। ये इनके पास जो है स्टेट होगी, सेंटर होगी, पार्लियामेंट और स्टेट जो लेजिस्लेटिव्स हैं उनके पास में कंकरेंट मतलब की मिली जुली पावर होती है GST इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट इज़ ए डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स, ठीक है। ओके सर, एक ही टैक्स होता है, इसके कुछ स्लैब्स बनाए गए थे 0% का, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था, ये ध्यान रखना है। 3 टैक्सेस आर एप्लीकेबल विद इन द GST। 3 टाइप के टैक्सेस होते हैं जो कि अवेलेबल मतलब कि इसके अंदर होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। सेंट्रल लीव्स द सेंट्रल GST, ठीक है। स्टेट लीव्स द स्टेट GST। उसके बाद सेंट्रल लीव्स इंटीग्रेटेड GST ऑन द ट्रांजेक्शन्स। मतलब सीधी बात है, ये जो सेंटर वाली चीज़ें कलेक्ट मतलब सेंटर वाले हो गए, ये स्टेट वाले हो गए, और ये इनके मतलब सेंट्रल लीव्स इंटीग्रेटेड GST इसके अंदर दोनों आते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अपने ऑनलाइन बैटिंग, भाई साहब ऑनलाइन सट्टा बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, जो ये वैसे वो फिर डिफेमेशन वगैरह आ जाएगा तो छोड़ दो, इतनी वीडियो वायरल भी नहीं होती वैसे ही। लॉटरी होगी, गैम्बलिंग होगी और बैटिंग होगी। आपने बहुत सारी अगर कोई पायरेटेड मूवीज़ देखता है, ठीक है, उन्होंने या तो फिर बहुत सारी रील्स वगैरह या तो और भी बहुत सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं सोशल मीडिया पर खुले धड़ल्ले से। तो उन चीज़ों में क्या हो रही है, गैम्बलिंग को प्रमोट करें। बहुत सारे बंदे हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिस्टम वगैरह जिनका सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो वो वाले बंदे भी इस चीज़ को धड़ल्ले से प्रमोट करें भैया कि आप ये सट्टा लगाओ। बस उनको बोल अच्छे से देते तो वो सट्टा नहीं लगता, लेकिन वो रियलिटी में होता ही सट्टा है, ठीक है। तो उस चीज़ से अगर आप बच के रहें तो अच्छी बात होगी। तो लॉटरी होगी, गैम्बलिंग होगी, बैटिंग होगी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, वो टैक्सेबल हैं, मतलब कि इनके ऊपर भी टैक्स लगता है। अगर मान के चलो किसी को 1 लाख की बोल रहा हूँ, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो उसको भी कम से कम 30 लाख, आई थिंक सो 30%, तो उसको टैक्स भरना पड़ जाता है। तो ये वाली चीज़ होगी। तो वही बोलते हैं भैया लक भी जो है टैक्स के साथ आता है, ठीक है। उसके बाद गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स होता है, एक्ट 2007, मतलब सीधी बात है इन पर भी टैक्स लगता है। ये वाली बात यहाँ पर बता रखी है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग लगता है वो लिखा हुआ है।
ये आ गया अपना लास्ट वाली चीज़, कमोडिटीज़ आउट ऑफ जीएसटी। ऐसे भी कमोडिटीज़ है, ऐसे भी सामान हैं जो कि जीएसटी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। दारू के ऊपर देख लो इनके काम। उसके बाद इसके ऊपर जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स लगाओ भाई। उसके बाद आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश मिल्क, इनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, इसके अंदर मतलब जीएसटी काउंसिल जो थी क्या क्या डिसीजन है, कोरम है कि कोरम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोरम होता क्या है, ठीक है। मतलब कि सीधी सी बात है, कोरम में थोड़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो है मान के चलो अपने पास एक क्या बोलते हैं कमेटी है जिसके अंदर 6 बंदे हैं, ठीक है सर। 6 में से मान के चलो 4 बंदे ही प्रेजेंट है अभी मीटिंग के अंदर, और मिनिमम बंदे हैं 4, ठीक है। ये 4 बंदे मिनिमम बंदे हैं कि भैया ये अगर इकट्ठे हो जाते 4 बंदे मिनिमम, तो वो उसका डिसीजन ले सकते हैं उस मीटिंग का, और वो मीटिंग का डिसीजन जो होगा मान्य होगा। तो यही वाली चीज़ होती है कोरम, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द एक्ट, मतलब सीधी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इतना बता रखा है, किस एक्ट के अंडर है वो बता रखा है हम। उसके बाद डिसीजन क्या होती है, द मेजोरिटी ऑफ द 3/4 मेंबर्स, मेजोरिटी जब आई तभी डिसीजन मतलब मान्य होगा। कोरम क्या होता है, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, मतलब कि आधे तो मेंबर होने चाहिए काउंसिल के, तभी डिसीजन मान्य होगा, कोरम होना चाहिए उसका। यूनियन रिप्रेजेंटेशंस, उसके चेयरमैन कौन है, कितना वोटिंग शेयर होता है, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी या फिर कौन इसका मेंबर होगा, वो वाली चीज़ें बता रखी हैं। स्टेट रिप्रेजेंटेशंस, इसके अंदर भी वही चीज़ें बता रखी है, कौन इसका मेंबर होगा, कितना वोटिंग शेयर होता है, वो सभी चीज़ें ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना लेक्चर होता है भाई सब ख़त्म, ठीक है। अपना CDS का इकोनॉमिक्स का यहाँ पर पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट सिलेबस स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे किस सब्जेक्ट का करते हैं। तो टाटा बाय बाय, और अपना ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं आपको PDF कब और कैसे मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि PDF फ्री नहीं है, एक पेज का 1 रुपये है भैया, ठीक है। अगर मान के चलो कोई PDF है जो 10 पेजेस की है तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। अगर कोई 5 पेजेस की है तो आपको 5 रुपये पे करने हैं, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स कैसे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद मैं आपको गूगल पे, फ़ोनपे की डिटेल्स दे दूँगा, वहाँ पे आप पे करना। उसके बाद मैं आपको PDF जो है टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।